आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मानवाधिकार होता क्या है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार अर्थात मानव होने के कारण आपको जो अधिकार मिला है, ऐसा अधिकार जो आपको मानव होने के कारण मिला है। अर्थात आप अगर मानव हैं तो इस बात पर यह निर्भर नहीं करता कि आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी नागरिकता कहाँ की है। मतलब कोई भी अदर फैक्टर मायने नहीं रखता, केवल और केवल मायने रखता है कि आप मानव हैं। जैसे आपने सुना होगा मूल अधिकार के बारे में। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट, एफआर। ठीक। तो मूल अधिकारों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये जितने फंडामेंटल राइट हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, वो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। केवल और केवल ये मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं भारत के। ठीक। तो आप इससे क्या समझें कि मूल अधिकार हो या कोई अन्य अधिकार हो, वैधानिक या विधिक अधिकार हो, इन सब के साथ कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं और ये सभी मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती हैं। लेकिन जब आप मानवाधिकार की बात करते हो तो ये सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। वो मनुष्य चाहे चोर हो अर्थात जेल में हो, चाहे विदेशी हो, कोई विदेश का नागरिक अपने देश में आ गया हो तो उसको भी वही मानवाधिकार मिलेगा, या कोई ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, या कोई पिछड़ा मतलब किसी भी हाशिए के समाज पर स्थित हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सभी मनुष्यों को मिलता है। इसीलिए मानवाधिकारों को बोला जाता है सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल। तो मानवाधिकार सार्वभौमिक अधिकार हैं, ये सभी को प्राप्त होते हैं, एक समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ पे, या मतलब चार्टर्ड कहाँ पे हुआ, कहाँ पे इसका लिखित ब्यौरा मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सन 1948 में यूएनओ ने, किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र जारी किया और उसको बोला कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ठीक। यही वो घोषणा पत्र था जहां से पहली बार मानवाधिकारों की चर्चा प्रकाश में आई। अब 1948 में अगर यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को अपनाया, तो 1993 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया, एक्ट, क्या अधिनियम पारित किया, और वो अधिनियम मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए था। किस लिए था? ताकि मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। तो 1993 में भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम का नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक। अभी ये अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, कहता है कि प्रत्येक राज्य में, एक राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया जाएगा। राज्यों में क्या होगा? राज्य मानवाधिकार होगा। और देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा। मतलब दो आयोगों के गठन की बात करता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा और प्रत्येक, मतलब पूरे देश में जो होगा, कंट्री में, पूरे देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार होंगे। इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश इन यूपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। अभी जो ये आयोग बना था, नाम क्या था? यूपी स्टेट
ह्यूमन राइट कमीशन, इस आयोग में विधान ने बताया था 1993 के मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार अधिनियम ने बताया था कि एक तो अध्यक्ष होगा और इसमें 2 सदस्य होंगे, अर्थात कुल 3 लोग होंगे। ठीक। और ये जो अध्यक्ष होगा वो हाईकोर्ट का यानी प्रदेश के सबसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो रह चुका है, यानी पूर्व न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है वो बन सकता है। ठीक। और इस मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक। तो क्या राज्यपाल अकेले करेगा? नहीं, उसको परामर्श देने की एक परामर्श समिति होगी, उच्च स्तरीय क्या होगी, समिति होगी, जिसमें 4 लोग होंगे। उत्तर प्रदेश का सीएम, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर या एचएम, विधानसभा का अध्यक्ष और चौथा विपक्ष का नेता यानी नेता विपक्ष। ठीक। ये 4 लोग होंगे और ये 4 लोग जिस व्यक्ति को परामर्श देंगे कि ABC जो है वो पहले न्यायाधीश रह चुका है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल अध्यक्ष के रूप में कर देगा या जिसको परामर्श देंगे उसको सदस्य के रूप में बना देगा। ठीक। यानी एक परामर्श समिति होती है जिसमें होता है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, वो राज्यपाल को परामर्श देता है और राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। अब बात आती है कार्यकाल का। तो 2019 में संविधान संशोधन करके बताया गया कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल, 70 वर्ष की उम्र होगा, जो भी पहले हो जाए, चाहे 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा पहले हो जाए और या 70 वर्ष की उम्र पहले पूरी हो जाए, तभी ये रिटायर हो जाएंगे। और एक बात आती है कि पुनर्नियुक्ति, तो जैसा आपने सूचना आयोग के बारे में देखा था, सूचना आयोग के अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होती थी, लेकिन इनका एक बार और नियुक्ति की जा सकती है, यानी कुल ये 2 बार नियुक्त हो सकते हैं, नियुक्ति के योग्य हैं। तो पुनर्नियुक्ति क्या होती है? तो पुनर्नियुक्ति में है कि ये एक बार और नियुक्ति की जा सकती है इनकी, और 3 साल या तो 70 साल की उम्र तक। अब बात आती है इनमें शक्तियाँ क्या होती हैं। तो शक्तियों के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये स्वतः संज्ञान ले सकते हैं किसी भी मुद्दे का। स्वतः संज्ञान मतलब सुओ मोटो, अर्थात कोई घटना कहीं घटित होती है, XYZ कोई घटना कहीं जाके घटित हो जाती है, ये उससे रिलेटेड साक्ष्य, प्रूफ आदि किसी भी व्यक्ति को जाके वहाँ जांच करना, ये मांग सकते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। कोई याचिका दायर करे या ना दायर करे, ये खुद ही जाएंगे उस घटना के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। मतलब इनको स्वतः संज्ञान लेने की सुओ मोटो की शक्ति प्राप्त है। दूसरा क्या है, इनकी शक्तियाँ राज्य सूची के विषय पर प्लस समवर्ती सूची के विषय पर, यानी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी विषय आते हैं, केवल और केवल उन्हीं विषयों पर ये जांच कर सकते हैं। ठीक। अर्थात केंद्र सूची या सेंट्रल के विषयों पर, सेंट्रल लिस्ट के विषयों पर ये जांच नहीं कर सकते। ठीक। तीसरी बात आती है कि ये घटना का 1 वर्ष के भीतर ही जांच कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं का जांच कर सकते हैं या स्वतः संज्ञान ले सकते हैं जो घटना घटे 1 वर्ष से कम का समय हुआ। अगर 1 वर्ष से ऊपर का समय हो जाता है तो मानवाधिकार आयोग उसका स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता या जांच नहीं कर सकता। अभी क्या है कि ये जिस भी प्रदेश का रोज सूचना आयोग होगा वहाँ के जेलों का भी यह निरीक्षण कर सकता है, अर्थात तुम्हारे राज्य में कैदी किस तरीके से रह रहे हैं, कैदियों की मानवाधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। ठीक। अब कुछ प्रमुख बातें होती हैं कि ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह एक सलाहकारी बॉडी है या निकाय है, अर्थात ये किसी भी जांच की सलाह दे सकती है। क्या दे सकती है? सलाह दे सकती है, खुद दंड नहीं दे सकता। सलाह सरकार को देगी, स्वयं
दंड देने की शक्ति नहीं होता है। जैसा कि आपने सूचना आयोग के बारे में देखा था कि वो पीआईओ को ₹250 या पर डे के हिसाब से दंड दे सकता था, लेकिन मानवाधिकार आयोग दंड नहीं दे सकता है। और कौन नहीं दंड दे सकता था? आपने देखा होगा था लोकायुक्त। लोकायुक्त जो था वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करता था और राज्यपाल वो रिपोर्ट विधानमंडल में रखवाता था। लोकायुक्त भी स्वयं दंड नहीं देता था और ये भी स्वयं दंड नहीं देता। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एपी मिश्रा जी थे। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे मिश्रा जो आंध्र प्रदेश से थे, ऐसा कुछ याद कर लो। अभी के कौन है? तो अभी के हैं बाला कृष्णा नारायण जी। ठीक, तो ये प्रमुख फैक्ट रहा मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यानी यूपी एसएचआरसी का गठन राज्य में नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण निकाय है और इसकी स्थापना और मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम सन 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। औपचारिक गठन 7 अक्टूबर सन 2002 को अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन मुख्यालय लखनऊ में हुआ। तो औपचारिक गठन की बात आती है, वैसे तो 1993 में इसके तहत गठन किया गया था, लेकिन औपचारिकता गठन की जो औपचारिकता थी वो कब की गई? तो 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक, आयोग की संरचना। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, आयोग में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश में करते हैं। उच्च स्तरीय समिति में नेता कौन होता है? तो नेतृत्व होता है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें होते हैं गृह मंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, तो 4 हो गया। सीएम, होम मिनिस्टर, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता। इनकी कार्यकाल और योग्यता। अध्यक्ष केवल वही बन सकता है जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, मतलब हाई कोर्ट का कोई भी जज रह चुका हो, अभी वो रिटायर हो चुका हो। तो इनका रिटायरमेंट 65 साल पे होता है। तो ठीक है, 65 साल में रिटायर होने के बाद ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। वर्तमान में 2019 के संशोधन के अनुसार से इनका कार्यकाल 70 वर्ष या 3 वर्ष, जो भी कम है, जो भी पहले हो जाता है वहाँ तक रहता है। पुनर्नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद एक और बार कार्यकाल के लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 1 + 1 2 टेन्योर मैक्सिमम मिल सकता है। प्रमुख शक्तियां। जांच का अधिकार। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन किसी पीड़ित की याचिका पर, मतलब या तो स्वतः संज्ञान लेगा या तो किसी पीड़ित की याचिका पर यह संज्ञान ले सकता है और केवल उन्हीं विषयों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। जेल निरीक्षण। आयोग राज्यों की जेलों और हिरासत केंद्रों, मतलब आयोग क्या कर सकता है, जो राज्य की जेल हैं और हिरासत केंद्र हैं इनके निरीक्षण करने का अधिकार होता है ताकि वहाँ बंदियों की जीवन की स्थिति का अध्ययन किया जा सके। ठीक, सीमा। केवल उन्हीं घटनाओं की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो, मतलब अभी ताज़ा हो 1 साल के अंतर्गत। अभी क्या है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? एपी मिश्रा। ये पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण नारायण और एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये पूरी तरीके से संपन्न होता है। धन्यवाद।